हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 4। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी के 3 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर जिसे आप लोग बर्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानते होंगे, इसको देख रहे हैं। इसमें अभी हमारा चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। इसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया रखा है भूकंप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग इसको जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। और आज आपको बहुत सारे फैक्ट भी जानने को मिलेंगे, तो एक कॉपी पेन रख लीजिए, तो उसको नोट कर लीजिए, जिसको मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा। और आज की जो स्टोरी है ना, सबसे ज्यादा अभी तक की इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बहुत ही मजा आएगा आपको। तो तैयार हो जाइए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको पहले इस भूकंप के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूकंप, अर्थक्वेक। अब आखिर ये अर्थक्वेक यानी कि भूकंप क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है, तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए, जब ऊर्जा होती है, मतलब एनर्जी होती है ना, एनर्जी का स्थानांतरण होता है। जब इस एनर्जी का, किसी भी एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है, इसका स्थानांतरण होता है, तो स्थानांतरण किस रूप में होगा? तरंग के रूप में होगा। अब ये तरंग है, तो ये किसी भी पदार्थ में जब प्रवेश करेगी, ध्यान सुनिए, किसी भी पदार्थ में क्या करेगी, जब ये प्रवेश करेगी, जब ये प्रवेश करती है, तब उसमें जो भी पदार्थ होता है ना, उसके अंदर कंपन उत्पन्न कर देती है, मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न कर देती है। यही कंपन हम लोगों के लिए महसूस होता है, और इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। तो आप लोग समझ गए ना कि भूकंप क्या है। तो भूकंप आप लोग समझ गए, काफी सिंपल है कि जब तरंग होती है वो किसी भी पदार्थ के अंदर जाती है, तो उसके अंदर कंपन उत्पन्न कर देती है, मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न कर देती है, जो हम लोगों के लिए महसूस भी होता है। ओके, तो इसी के लिए भूकंप कहते हैं। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, जो भूकंप होता है तो सारी खिड़कियां उड़कियां हिलने लगती है, घर हिलने लगता है, जो जमीन होती है वो हिलने लगती है। ओके, और बचपन में हम लोगों ने काफी कहानियां भी सुनी थी कि शंकर जी की गाय के ऊपर जो वो क्या कहते हैं, पृथ्वी रखी हुई है और वो सिर हिलाती तो भूकंप आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब आप लोगों को साइंटिफिक तरीका पता चलेगा कि भूकंप क्यों आता है, किस लिए आता है, किस तरह से होता है। और आप लोग अगर भूकंप में कभी फंस जाते हैं, आप जैसे बड़ी सी बिल्डिंग में है, आप बाहर निकलने का आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो आप लोग बिल्डिंग के अंदर कैसे सेफ रह सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप भूकंप से कैसे बच सकते हैं, क्या आपको बचाव के जो उपाय हैं वो करने चाहिए। ओके, तो मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ये कंप्लीट है, ये काफी अच्छी आपको नॉलेज मिलने वाली है। इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूकंप। अब ये भूकंप क्या है भाई? अब ये भूकंप है, ये देखिए, भूकंप जहां से कहाँ उत्पन्न होता है? पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में मानते हैं यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है, मानते हैं ये बिंदु ए है। तो इसी जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, इसे फोकस बोलते हैं। और हिंदी में इसे भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, फोकस कहाँ पर होता है, एपी सेंटर कहाँ पर होता है। ये गलत कर देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम फोकस कहते हैं, या फिर भूकंप मूल बोलते हैं। जब यहाँ से तरंगे, जब चारों दिशाओं में जाएंगी, यहाँ से तरंगे उत्पन्न हुई तो चारों दिशाओं में फैलेंगी ना, तो इस तरह से वो चारों दिशाओं में जाती हैं और सरफेस की ओर भी जाती है। मतलब हमारा जो धरातल है ना, ये आप देख सकते हैं, ये धरातल है। ओके, इसकी ओर भी आएंगे। तो धरातल पे जो तरंग है, सबसे पहले जहां पर पहुंचेगी, उसको एक नाम दिया गया है इपी सेंटर। इसको हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र कहाँ पर है? अधिकेंद्र सरफेस के पास में है, लेकिन मूल कहाँ पर है? पृथ्वी के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं एक कलर से आपको दिखाता हूँ, दूसरे कलर से। अब यहाँ से जब फोकस से एक तरंग उत्पन्न हुई, वो तरंग यहाँ से गई और यहाँ पर जाकर के टकराई, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो भी तरंग पहुंचती है उसको प्राइमरी वेव या फिर प्राथमिक वेव बोलते हैं। प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी वेव। प्राइमरी का हमने पी ले लिया, तो इसको पी वेव शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो हमें एक पता चल गया, भूकंपीय तरंग कौन सी है? पी तरंग। हमने यहाँ पर देख लिया पी तरंग। तो पी तरंग, इसका नाम कैसे पड़ा आप लोग समझ गए ना। इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं। प्राइमरी वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इपी सेंटर में फर्स्ट टाइम पहुंचती है। ओके, अब और भी तरंग है भाई, एक और तरंग है, उसकी गति कम है, इसीलिए वो दूसरी तरंग चली। अब मैं दूसरे कलर से उसको दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से मानते हैं, दिखाते हैं। दूसरी तरंग थी, उत्पन्न तो दोनों एक साथ हुई, लेकिन इस जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ना, इसकी गति कम होने के कारण भाई हल्के हल्के पीछे होती जाती है,
और ये दूसरे टाइम जाकर के इपी सेंटर पर महसूस होती है, तो इसीलिए इसको द्वितीयक तरंग ग्रीन वाले को बोल देते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको सेकेंडरी वेव बोल देते हैं। ओके, सेकेंडरी वेव बोल देते हैं। और सेकेंडरी वेव में हमने एस इसका ले लिया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एस वेव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एस वेव। तो आपको पता चल गया, एक वेव और हमको मिल गई एस वेव। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस वेव। अभी एल वेव कहाँ पर है? तो एल वेव भूकंप मूल से उत्पन्न नहीं होती, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये आपको तीसरी वेव दिख रही है ना, फर्स्ट वेव ए हो गई, सेकेंड वेव ए हो गई, थर्ड वेव ए हो गई। अभी तीसरी वेव की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, भूकंप मूल से एल तरंग की उत्पत्ति नहीं होती है, भूकंप मूल से दो ही तरंगों की उत्पत्ति होती है, एक पी तरंग और दूसरी एस तरंग। तो एल तरंग की उत्पत्ति कैसे होती है? जब ये पी तरंग और एस तरंग इस धरातल पे जाकर के टकराती हैं, टकराने से एक नई वेव, न्यू वेव जनरेट होती है, इसी को एल तरंग बोलते हैं। एल तरंग क्यों बोलते हैं भैया? इसको सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं। एल वेव मतलब ये लैंड पर उत्पन्न होती है। ओके, तो इसीलिए इसको एल वेव दे दिया, इसका नाम एल वेव कर दिया गया, या फिर इसको सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो बहुत नामों से इसको जाना जाता है, तो आप समझ गए ना। तो इस तरह से पूछा जाता है, एल तरंग भूकंप मूल से उत्पन्न होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन गलत कराएंगे। ये कहाँ पर उत्पन्न होती है भैया? सरफेस पे उत्पन्न होती है, इपी सेंटर पर उत्पन्न होती है। ओके, तो जहां भी धरातल पे जा जाकर के ये तरंगे टकराएंगी, पी और एस वेव टकराएंगी ना, तो वहां से एल तरंग की उत्पत्ति होगी। अब आप लोगों को समझ में आया? जैसे यहाँ पर आपका घर है, ओके, ये आपका घर है मान लेते हैं। अब आपका घर ऐसा नहीं होगा, मैं अब मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने ऐसा बना दिया। एक घर है और नीचे यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले आपके घर के पास में मानते हैं यहाँ पर गया और एक पी वेव पहुंची। ओके, पी वेव पहुंची, तो पी वेव पहुंची तो आपको कंपन महसूस होगा और आपको महसूस होगा कि भूकंप आया है। ओके, अब आप लोग सोचेंगे यार भूकंप बहुत हल्का सा था, रुके रहेंगे, कहेंगे चलो छोड़ो भूकंप तो चला गया। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी तो ये पी वेव वाला भूकंप आया, इसके बाद थोड़ी देर में 10-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक और तरंग आ रही होगी पीछे से, उसकी गति कम है, एस तरंग, ये भी आएगी, दोबारा से यहाँ से टकराएगी, दोबारा से कंपन महसूस होगा। ओके, तो इसीलिए जब पहला भूकंप आपको महसूस हो तो घर के बाहर निकल जाइए। ये क्यों ऐसा होता है, आप ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पी तरंग है, ये पी सेंटर पे पहले क्यों पहुंची? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना। अभी पढ़ने वाली चीज है क्या, जो पी वेव है उसको प्राइमरी वेव बोला जाता है। प्राइमरी वेव क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ईपी सेंटर पे पहले पहुंची। ईपी सेंटर पे पहले क्यों पहुंची? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो पी वेव है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, यानी कि एस और एल तरंग की तुलना में इसकी जो गति होती है ना सबसे ज्यादा होती है। फिर एस तरंग की गति होती है, एस तरंग की गति होती है, मतलब एस तरंग की गति होती है वो पी से कम होगी लेकिन एल से ज्यादा होगी। इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, किसकी तुलना में? पी की तुलना में। लेकिन एल तरंग से इसकी गति हमेशा एस वेव की ज्यादा रहती है। और सबसे कम किसकी होती है भैया? एल तरंग की जो स्पीड है ना वो आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और जो पी तरंग है ना, एक कम घातक होती है, मतलब एक नुकसान है आपको कम पहुंचाएगी। ओके, तो ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन एस तरंग है ना, इसकी गति तो कम है लेकिन ये नुकसान ज्यादा पहुंचाती है, ये ज्यादा हानिकारक है। ज्यादा हानिकारक किसकी तुलना में? पी की तुलना में ज्यादा हानिकारक है। अब देखिए, जो एल तरंग है ना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए इसे विनाशकारी तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल तरंग है। एल तरंग की उत्पत्ति कहां पर होती है? सरफेस पे होती है। ओके, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना। अब देखिए, अब आपको समझ में आया, जब पी वेव जब पहुंची होगी आपके पास में, आपका ये घर है, ओके, तो यहाँ पर हल्का सा भूकंप महसूस हुआ होगा। लेकिन अब जो दूसरी वाली एस वेव आ रही है ना, वो थोड़ी स्ट्रांग आने वाली है। अब ये देखिए, स्ट्रांग वेव आएगी, अब थोड़ा सा ज्यादा भूकंप आएगा। तो आप लोग घर से बाहर निकल जाइए, आपको महसूस हुआ कि भैया पी वेव आई है, अब इसके बाद एस आई है। एस थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमको पहले बाहर निकल जाना चाहिए। जब तक दूसरा भूकंप का हमें झटका महसूस नहीं हो जाता, तब तक हम लोग घर पे ही रहेंगे। ओके, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिए। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं ना, तो बहुत अच्छी चीजें आपको जानने को मिलेगी। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी घर में फंस जाते हैं और भूकंप आ जाता है, वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, आप वहां से नहीं निकल पा रहे, तो घर के अंदर भी सेफ रह सकते हैं। तो किन किन जगह पर आपको रहना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो काफी कुछ आप जानने वाले हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और पी और एस और एल तरंग है ना, इन तरंगों के बारे में बहुत डीप में बात करते हैं थोड़ा सा, और एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब देखिए, इतने सारे फैक्ट है, मैं आपको सब रटा दूंगा और एक स्टोरी के फॉर्म में रटाऊंगा। ये स्टोरी है ना काफी इंटरेस्टिंग है। पी तरंग, तो पी तरंग की तरह हम मानते हैं भैया, पी फॉर पप्पू होता है,
तो हमने एक ले लिया पप्पू। पप्पू क्या है, एक लड़का है। देखिए पी फॉर पप्पू, तो आपको पी तरंग किसकी तरह होगी, पप्पू की तरह होगी। एस तरंग किसकी होगी भैया, सोनिया की तरह होगी। अब देखिए यहाँ पर राजनीति में मत जाइए, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। ओके, अब देखिए जो एस बेब है, अब एस बेब है तो एस फॉर सोनिया। ओके, तो सोनिया की तरह एस बेब है। और एल वेब किसकी तरह है कि आप इसकी तरह देख सकते हैं, ये कौन है, एलजीबीटी वाला बंदा है। ओके, इसको कौन नहीं जानता, करण जौहर जी हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। तो ये कौन है भैया, एलजीबीटी वाले हैं, एलजीबीटी। ओके, तो एल फॉर एल वेब हो गई। ओके, अब इसके थ्रू मैं आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट ऐसे रटा दूंगा ना, आप जिंदगी में नहीं भूलने वाले, सोते जागते कभी भी, आप बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी पी वेब, एस वेब, एल वेब की जो प्रॉपर्टी है हम कभी भी नहीं भूलने वाले। अब देखिए लड़के होते हैं, अब ये अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, इसका क्या मतलब होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पी फॉर पप्पू, पप्पू क्या है, एक लड़का है। और लड़के कैसे होते हैं, एकदम एकदम ढीठ टाइप के होते हैं, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ऊंट की तरह, ऊंट की तरह चलते हैं, मतलब आगे पीछे चलते हैं। ओके, कैसे चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं। और ये पप्पू है, ये किसकी तरह है, पी वेब की तरह है। तो पी वेब भी किसकी तरह चलेगी, पप्पू की तरह चलेगी, मतलब लड़कों की तरह चलेगी। तो इसकी गति कैसी होगी, देखिए ये अनुदैर्घ्य टाइप की होगी। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या है, जैसे तरंग इस दिशा में जा रही है तो इसके कणों का कंपन होगा ना, वो भी इसी के समानांतर होगा और आगे पीछे होगा। जैसे तरंग है, थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर थोड़ी सी पीछे आ जाएगी, फिर थोड़ी आगे जाएगी, फिर थोड़ी पीछे आ जाएगी, फिर थोड़ी आगे जाएगी, फिर थोड़ी सी पीछे आ जाएगी। तो तरंग की दिशा के समानांतर होता है, लेकिन पहले थोड़ी आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, तो इस तरह से होगा, आगे पीछे होगा। और एस तरंग है भैया, ये किसकी तरह है, सोनिया गांधी की तरह। सोनिया गांधी क्या एक लड़की है, तो इनके अंदर मिजाज भी किसकी तरह होगा भैया, लड़कियों की तरह होगा। और लड़कियां कैसे चलती हैं, इसकी इस मैडम जी की तरह चलती हैं, एकदम कमर को लहराते हुए चलती हैं। तो एस बेब की भी चाल कैसी होगी, यानी मैडम की तरह होगी, एकदम जैसे तरंग की दिशा इस तरफ है। ओके, तरंग की दिशा इस तरफ है, तो ये एस तरंग है ना, ये किस तरह चलेगी, ऐसे लहराते हुए चलेगी, जैसे मैडम जी एकदम कमर को लहराते हुए चल रही हैं। और ये इस तरह से चलेगी। ओके, तो आप लोग समझ गए ना। और इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होती है वो कुछ इस तरह की होती है, लड़कियों की तरह होती है। और एक पी तरंग है वो किस तरह की है, अनुदैर्घ्य टाइप की है। इसकी चाल कैसी होती है भैया, आगे पीछे होती है, लड़कों की तरह होती है। इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिए। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं इसको। और जो अनुप्रस्थ है ना, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो इसकी भी इंग्लिश में यहाँ पर जगह बिल्कुल है नहीं आज यहाँ पर, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है। ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ओके, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब देखिए एल तरंग कैसी होती है। एल तरंग मैंने आपको बताई, एलजीबीटी भैया, ये व्यक्ति के अंदर लड़का लड़की दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, और इस क्यों, क्योंकि एल तरंग की उत्पत्ति किससे हो रही है, पी तरंग और एस तरंग दोनों के टकराने से हो रही है, इसीलिए दोनों तरह की होती है। मतलब अनुदैर्घ्य टाइप की भी होती है, अनुप्रस्थ टाइप की होती है। मतलब इसकी चाल कैसी होगी भैया, दोनों तरह की होगी, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ इसकी जो चाल होगी, क्योंकि इनके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये लड़के की तरह भी चलेंगे, लड़कियों की तरह चलेंगे। इसीलिए जो एल तरंग है ना, वो अनुप्रस्थ टाइप की भी होगी और अनुदैर्घ्य टाइप की भी होगी, दोनों तरह की होगी, क्योंकि इनके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी भैया किस तरह से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। अब देखिए जो पहली वाली तरंग है, पी तरंग है, अभी आगे पीछे जा रहे हैं। तो अभी देखिए ये कैसी अवस्था बनाएंगे ना, कहीं पर जब जिस भी पदार्थ में जाएंगे ना, तो कहीं पर फैल जाएगा, कहीं पर दब जाएगा। ओके, लेकिन ये देखिए जा रहे हैं तो किसी पदार्थ में जाएंगे तो ऐसी लहराती हुई ये तरंग जाएगी। जब लहराती हुई जाएगी तो आप देखिए कहीं पर उस चट्टान को ऊपर उठा देगी, कहीं चट्टान को कहीं पर नीचे दसा देगी। तो वहां पर किस तरह की अवस्था बनेगी भैया, कहीं पर उभार हो जाएगा और कहीं पर गर्त हो जाएगा। तो गर्त और उभार बनते हैं जब एस तरंग किसी भी पदार्थ से गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक और डायग्राम दिखाया, मैं अपना कैमरा पहले थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं पहली जो चट्टान है, ये चट्टान है। ओके, ये नॉर्मल अवस्था में, फिर इसमें एक पी तरंग गुजरी। पी तरंग किसकी तरह है भैया, बॉय की तरह है। ओके, पप्पू की तरह है। पप्पू क्या है, एक लड़का है। तो ये किस तरह से आगे पीछे जाएगी, तो देखिए इसके जो सार, अब देखिए थोड़ा सा हाई क्वालिटी कर लीजिए, अगर आप लोग लो क्वालिटी में देख रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा 480 पिक्सल में कर लीजिए, आपकी ज्यादा एमबी नहीं जाएगी, परेशान ना होइए। ओके, जिससे आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए। अब देखिए देखिए सारे इसके जो कोने है ना, एकदम वर्गाकार हैं। किस तरह है, वर्गाकार है, आप देख सकते हैं बराबर है। लेकिन जब इस यहाँ से पी तरंग गुजरी, तो पी तरंग क्या होती है, ऐसे आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, तो कहीं पर वो संकुचित कर देगी इस चट्टान को, कहीं पर
उसको थोड़ा सा फैला देगी। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो लाइनें थोड़ी घनी हो गई हैं, यहाँ पर देखिए लाइनें थोड़ी घनी हो गई, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइनें थोड़ी घनी हो गई, लेकिन यहाँ पर देखिए लाइनें थोड़ी दूर दूर हो गई। मतलब कहीं पर इसने जो चट्टान था ना वहां पर एक्सपेंशन कर दिया, तो कहीं पर उसने उसको सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया। तो चट्टान क्या हो जाएगी, कहीं पर फैल जाएगी, कहीं पर दब जाएगी। अब देखिए दूसरी अवस्था देखते हैं। ये पहली नॉर्मल चट्टान थी ना, यहाँ से अब एस तरंग गुजरी। अब एस तरंग किसकी है भैया, सोनिया गांधी की तरह। सोनिया गांधी किसकी तरह है, लड़की की तरह। लड़की की चाल कैसी होती है, ऐसी लहराती हो जाएंगी। जब ये चट्टान में जाएंगे ना, तो इस चट्टान में भी ये तरंग लहराती हो जाएगी, तो इस चट्टान को भी ऐसी लहरदार बना देगी। लहरदार बना देगी तो चट्टान होगी ना, कहीं पर थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, तो कहीं नीचे चली जाएगी, तो कहीं पर उभार होगा और कहीं पर गर्त होगा। तो किस तरह की चट्टान बनेगी आप लोग समझ गए। और एल तरंग जहां से गुजरेगी भैया, तो आप देख सकते हैं ये दोनों है ना, ये एल तरंग है, तो ये ऊपर भी उठाएंगे, नीचे भी दबाएंगे और इधर से भी दबाएंगे, कहीं पर फैला भी देंगे। तो दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि एल तरंग है ना, वो भैया उनके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, लड़का लड़के दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि एलजीबीटी होते हैं ना, उनके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए ना। अब हम लोग आते हैं बेग के ऊपर। अब बेग भी है, आपको इसी से पूरा पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए लड़के हैं वो एकदम ऊंट की तरह चलते हैं, ऊंट से थोड़े तेज चलते हैं, तो लड़कों की गति आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी ना। इसीलिए आप देख सकते हैं पी तरंग किसकी तरह, पप्पू की तरह। पप्पू कैसा है, लड़का है, लड़कों की गति थोड़ी ज्यादा होती है। अब एस एस वेव की गति आपको कैसे ध्यान रखना है, एस वेव है, एस वेव किसकी तरह है, वो सोनिया गांधी की तरह है। ओके, अब सोनिया गांधी क्या है, एक लड़की है, लड़की कैसे चलती है, एकदम कमर को ऐसे मटका मटका करके। ओके, तो वो क्या होगा ना, वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना, कैट वॉक करते हुए चलती है, तो कैट वॉक करने के, जब कैट वॉक करके चलते हैं तो ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते ना, तो इसीलिए इनकी जो गति होगी ना, पी की तुलना में कम होगी। इनकी गति जो पी की तुलना में थोड़ी सी कम होगी। और ये भैया जो करण जोहर जी हैं, ये एलजीबीटी, ये दोनों की तरह चलेंगे। इनको लड़के की भी तरह चलना है आगे पीछे, और लड़की की तरह भी चलना है ऐसे लहराते हुए, तो ये दोनों की तरह चलेंगे। इसीलिए इनका वेग होगा भैया बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कैरेक्टर भैया यहाँ पर निभा रहे हैं। आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह चलेंगे, तो भैया इनकी गति और ज्यादा कम हो जाएगी। तो एल वेव की गति होती है वो सबसे कम होती है। देखिए कैसे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। अब देखिए इसकी गति सबसे ज्यादा है, पी तरंग की गति सबसे ज्यादा है, इसीलिए अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचेगी। मैंने आपको बता दिया, तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, पी वेव। पी वेव किसकी तरह होता है, पप्पू की तरह। पप्पू कौन है, एक लड़का है, लड़कों की गति ज्यादा होती है, तो लड़कों की गति ज्यादा होने के कारण वो सबसे पहले अधिकेंद्र पे पहुंचेगी। ओके, एस वेव, एस वेव आपको तुरंत दिमाग में सोचना है। एस वेव मतलब सोनिया गांधी की तरह। सोनिया गांधी की लड़की है, लड़की कैसे चलती है, थोड़ा सा कमर को ऐसे एकदम कैटवॉक करते हुए चलती है, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, पी वेव के बाद एस वेव पहुंचेगी। तो ये जो ईपी सेंटर होता है, तो उसमें सेकेंड टाइम पर पहुंचती है। ओके, तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी पर। भैया जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो लड़कों की थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि भैया वो तेजी से चल रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होगी। लड़कियों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। ओके, अब इसकी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं एल वेव है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ओके, क्योंकि ये दोनों से निर्मित है भैया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी पी वेव की सबसे ज्यादा, फिर एस वेव की, फिर आपको एल वेव की देखने को मिलेगी। लेकिन इंटेंसिटी मतलब गहनता कौन ज्यादा हानिकारक है, कौन ज्यादा हानिकारक है, मतलब कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब हम जानते हैं जहां पर लड़के लड़के होते हैं वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन लड़कियां आती है तो एकदम तबाही मचा जाती है। अब देखिए लड़कियां हैं वो बुरा मत मानिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो उसको समझ लीजिए। तो ऐसा मत समझिए मैं लड़कियों के एकदम विपक्ष में हूँ, आप लोगों की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, लड़कों को तो गधा घोड़ा पता नहीं क्या क्या बोलते रहता हूँ। ओके, तो ऐसा मत समझिए। ओके, हमें अपने टॉपिक को कवर करना है, तो मतलब जैसे भी कवर हो जाए अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है, पेपर में अगर वो गलत हो जाएगा तो आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे। ओके, अब देखिए लड़कियां हैं वो जहां भी जाती हैं तबाही मचा देती हैं। थोड़ा सा जैसे पार्टी है, एकदम रौनक वौनक नहीं है, जब लड़कियां आती है तो एकदम चहल पहल हो जाती है, लोगों के पता नहीं क्या क्या होश हवास उड़ जाते हैं। तो जो एस तरंग होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा हानिकारक होती है। क्या होती है, थोड़ी ज्यादा हानिकारक होती है। यानी कि पी तरंग है भैया, वो एकदम लल्लू पल्लू पप्पू टाइप के हैं, वो क्या हानिकारक होंगे, बिल्कुल हानिकारक नहीं होते, बहुत ही कम हानिकारक होते हैं। लेकिन एस तरंग होती है भैया, वो थोड़ी सी ज्यादा हानिकारक होती है। आप लोग जानते हैं मैं इस टॉपिक पे, इस वाले लाइन पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आएंगे। ओके, और फिर जो एल वेव होती है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है भैया।
इसकी इंटेंसिटी होती है ना सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये लड़के और लड़कियों की दोनों की तरह है, इसीलिए तबाही सबसे ज्यादा मचाते हैं, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये जहां से भी गुजरती हैं वहां पर तबाही तबाही मचा जाती हैं। ओके। और इसी तरह जो पी तरंग है, ये भैया अब पी तरंग क्या है? पी फॉर पप्पू, पप्पू क्या है? लड़का है। लड़का तो किसी में भी उनको घुसेड़ दो, चाहे वो भैया ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कीचड़ हो, किसी में वो गटर वटर हर जगह घुस जाते हैं। तो पी तरंगे आपको ध्यान रखना है, वो तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है। क्यों? क्योंकि पी फॉर पप्पू, पप्पू कैसा? लड़का है, और लड़के तो होते हैं वो कहीं भी घुस जाते हैं, गटर में भी घुस जाते हैं। तो इस तरह से वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर एस वेव। एस वेव है तो एस फॉर क्या होता है? एस फॉर सोनिया गांधी। सोनिया गांधी क्या है? एक लड़की है। लड़की होती है भैया, उनको कैट वॉक करते हुए चलना है, हील्स पहन के चलती हैं, तो वो एक सॉलिड पर ही चलती हैं। अब उन्हें ऐसे कीचड़ में घुसेड़ दोगे, गटर में घुसेड़ दोगे, तो वो लोग नहीं घुसेंगे ना, उनकी भैया जो हील्स हैं वो कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो उन्हें सिर्फ आवश्यकता होती है सॉलिड पर। तो एस वेव की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ सॉलिड होगा ना, सॉलिड पदार्थ होगा ना, उसी में गबन करेगा। जैसे लिक्विड होगा, गैसीय होगा, तो उसमें वो गबन नहीं करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाती है भैया? सॉलिड में जाती है। और जो एल वेव है, ये भैया तीनों की मतलब दोनों की तरह, पी वेव और एस वेव की तरह है, और इसके अंदर दोनों के गुण होते हैं। तो दोनों के गुण होने के कारण ये पी और एस जो सॉरी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। क्यों गुजर सकती है? क्योंकि भैया इसके अंदर लड़के लड़की दोनों के गुण हैं एल वेव के अंदर, इसलिए दोनों माध्यमों से गुजर सकती, तीनों माध्यमों से गुजर सकते हैं। देखिए किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता जा रहा है। ओके। अब हम बात करते हैं छाया क्षेत्र, जिसको शैडो जोन भी बोलते हैं। पी वेव होता है भैया, इसका शैडो जोन सबसे कम होता है। शैडो जोन इसका सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि पी वेव है भैया वो लगभग में हर जगह चली जाती है। जैसे ठोस में भी चली जाएगी, ऐसे द्रव में भी चली जाएगी, और जो गैसीय अवस्था होगी उसमें भी चली जाएगी। इसीलिए इसका छाया क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है। आप लोग जानते हैं लड़के होते हैं ना, मोहल्ले का चप्पा चप्पा जानते, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होता है मोहल्ले का जो लड़कों ने देखा ना हो। कोई सी गली ऐसी नहीं होती शायद उन्होंने देखी ना हो। कुछ ही गलियां बसती हैं जिनमें वो लोग कभी नहीं जाते। ओके। लेकिन लड़कियां, इनका छाया क्षेत्र शैडो जोन ज्यादा होता है। लड़कियों को ज्यादा मोहल्ले की जानकारी नहीं होती, वो काम से काम रखती हैं, अगर उन्हें कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, वहां पर ही जाती हैं, और गलियां और घर के बारे में नहीं जानते। लेकिन लड़के होते हैं घर का नंबर भी बता देंगे, घर का कलर और गेट भी बता देंगे। ओके। तो इसीलिए जो एस वेव होता है ना, इसका छाया क्षेत्र ज्यादा होता है। छाया क्षेत्र मतलब शैडो जोन ज्यादा ज्यादा होता है, ज्यादा जगह पर ये लोग नहीं जाते हैं। अब देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ हमारी पृथ्वी पर भी शैडो जोन का क्या मतलब होता है और किस तरह की शैडो जोन होगी। ये पी वेव का शैडो जोन है। आपको ये दिख रहा है ना, इस कलर से मैं ग्रीन कलर से मैं रंग देता हूँ ना, तो इस जोन में आप देखिए कोई भी तरंग नहीं जा रही है ना, मतलब पी वेव नहीं जा रही ना। तो जो मैंने ग्रीन कलर से ऐसे रंगा है ना, इसी को पी वेव का छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वेव का छाया क्षेत्र या फिर शैडो जोन के नाम से जानते हैं। ये कितने से कितने के बीच में आपको देखने को मिलेगा? तो एक एंगल होता है 103 से, देखिए मैंने यहाँ पर 105 लिखा, तो 103 और 105 दोनों ही सही है। आपको कुछ बुक्स में 103 देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स में 105 देखने को मिलेगा। तो एक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें एक दो डिग्री है ना वो आगे पीछे चलता रहता है सभी में, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के अंदर इंची टेप लेकर के जाकर के नहीं मापते हैं। ओके। अब पृथ्वी के अंदर तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए इसका जो शैडो जोन है वो 103 से लेकर के 100 यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने 105 से 145 लिखा है, तो आपको इसके बीच में देखने को मिलेगा, तो वो राइट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पीक में 103 से लेकर के 143 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर 105 से 145 लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया। मैं चाहता तो इस 103 से 143 लिख देता, तो आप लोग सोचते कि मुझे बताना भी नहीं पड़ता, आप कंफ्यूज भी नहीं होते, लेकिन पेपर में आ जाता तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते। इसीलिए मैंने पिक दूसरा लगाया और यहाँ पर दूसरा लिखा है, और मैंने आपको क्लियर भी कर दिया। तो पी वेव का शैडो जोन कम होता है, और किसके किसके बीच में होता है? कितने एंगल के? 103 से लेकर के 143 या फिर 105 से, आप कोई भी याद रख सकते हैं, 105 से 145 के बीच में इसका शैडो जोन होता है। अब हम लोग आते हैं एस वेव के शैडो जोन पर। एस वेव के शैडो जोन का मतलब क्या है भैया? मैंने आपको बताया एस वेव का मतलब सोनिया गांधी। सोनिया गांधी क्या एक लड़की है, लड़की का हर मोहल्ले जो जिस मोहल्ले में रहती है उसकी ज्यादा जगह नहीं जाती है, अपने काम से काम मतलब रखती है, मतलब वो सिर्फ अपने जहाँ पर उन्हें जाना होता है, जैसे सहेलियों के घर तो वही रास्ता जानती है, इसके अलावा कोचिंग कोचिंग जाना हो या जहाँ भी जाना हो उसके उनको गली गली की जानकारी नहीं होती है। ओके। तो वो ज्यादा नहीं जाते हैं, तो वो क्या करेंगे देखिए, इसीलिए इनका शैडो जोन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भैया इनका जो भी मार्ग है ना जिससे इनको काम है उतने ही में गए, उससे आगे
नहीं गई। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो ज्यादा होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 103 यहाँ पर लिखा हुआ है, 103 से लेकर के 103 इतना बड़ा छाया क्षेत्र है। देखिए मैं पूरा ग्रीन कलर से इसको पोत देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा इसका जो क्षेत्र है, जो ग्रीन कलर से मैं रंग रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा है। तो एस वेव का और पी वेव का पूछा जाए छाया क्षेत्र शैडो जोन किसका ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है एस वेव का ज्यादा है। एस वेव का क्यों ज्यादा है, तो कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख सकते हैं। सोनिया गांधी लड़की है, लड़की को मोहल्ले की चप्पे चप्पे की जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी मतलब वाली जगह पे जो रास्ते होते हैं उन्हीं पे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते होंगे। तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। 103 की जगह आप 105 भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था सभी बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, नेट पे सर्च करेंगे तो किसी पर 103 105 होगा। ओके, तो आप लोग दोनों याद रख सकते हैं। और जो एस वेव है वो भैया साउंड वेव की तरह होती है, और जो एस वेव है ना वो लाइट वेव की तरह होती है। इसको भी याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। लड़के होते हैं, पी वेव किस तरह होती है, पी फॉर पप्पू, पप्पू क्या एक लड़का, लड़का कैसे बोलते हैं, एकदम लड़के होते हैं वो एकदम फटे बांस की तरह बोलते हैं। ओके, तो वो किस तरह होगा, साउंड वेव की तरह होगा। ओके, साउंड कैसे करते हैं, एकदम फटे बांस की तरह करते हैं, तो वो साउंड वेव की तरह होंगे। लड़कियां कैसी होती हैं, लड़की कहते नहीं एकदम बिजली है यार। ओके, अब आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो बिजली का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है, लाइट। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये लाइट वेव की तरह होती है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं एल वेव के बारे में भी बता देता हूँ भैया। एल वेव होता है, आप कहेंगे इसका शैडो जोन सर आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर गबन ही नहीं करती। जब पृथ्वी के अंदर गबन नहीं करती तो इसका शैडो जोन नहीं होता है। तो एल वेव आपको ध्यान रखना है, इसका शैडो जोन नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर इतनी सारी चीजें समझ गए ना, मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी। इसके बाद बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, इसके प्रभाव के बारे में बहुत सारी चीजें अभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस स्टोरी को आप ध्यान रखना चाहते हैं तो इस स्टोरी को भी ध्यान रख लीजिए। एल वेव के बारे में एक विशेष बात मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा, ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा अपना जो कैमरा है उसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो दो तरह की हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। नंबर एक पी वेव, नंबर दो एस वेव, और नंबर तीन है वो एल वेव है। पी वेव है वो किस तरह की होती है, अनुदैर्ध्य होती है, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। इसमें भैया इसकी जो दिशा होती है ना वो तरंग के समानांतर होती है, मतलब इसके जो कणों का कंपन होता है वो तरंग की दिशा के समानांतर होता है, लेकिन आगे पीछे आपको इस तरह से रिवर्स और इस तरह से फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। ओके, और इसमें फैलाव संकुचन होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां से गुजरेगी तो इस तरह से जाएगी, कंपन इस तरह से करेगी तो फैलाव संकुचन की अवस्था होती है। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे समझाया भी। इसका वेग ज्यादा होता है, साथ पे आबी केंद्र पर पहले पहुंचती है, वेग ज्यादा होगा तो ये आबी केंद्र पर भी यानी कि ईपी सेंटर पे पहले पहुंचेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बट इनसे इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए कम हानिकारक होती है। ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, इसीलिए इसका शैडो जोन सबसे कम होता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी में आप लोग जानते हैं आउटर कोर, मैंने कल पढ़ाया था, आउटर कोर होता है वो लिक्विड अवस्था में, तो वहां से पी वेव तो गुजर जाती है लेकिन एस वेव नहीं गुजरती है, क्योंकि वो सिर्फ ठोस अवस्था से गुजरती है। तो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, वो आपको ध्यान रखनी है। और जो पी वेव होती है वो किस तरह की होती है, साउंड वेव की तरह होती है लगभग में। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस वेव, एस वेव होती है वो अनुप्रस्थ होती है, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे तरंग की दिशा इधर है तो ऊर्ध्वाधर इसके कंपन होगा। ओके, इस तरह से कंपन होगा। इसका वेग होता है वो पी वेग से, पी से थोड़ा कम होगा, ईपी सेंटर पर इस सेकंड टाइम पर पहुंचेगी। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो पी वेव से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इंटेंसिटी पी वेव से ज्यादा होगी, मतलब ये पी वेव से ज्यादा हानिकारक होगी। आप लोग वो लड़की वाला जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई थी तो उसके थ्रू भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये सिर्फ सॉलिड से गुजरती है, यानी कि ये तरल अवस्था और गैसीय अवस्था जहां पर देखने को मिलेगी वहां पर ये गुजरेगी नहीं, मतलब वहां से समाप्त हो जाएगी। ओके, इसका छाया क्षेत्र ज्यादा होता है। छाया क्षेत्र क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में जहां भी इसको तरल अवस्था या गैसीय अवस्था मिलेगी तो वहां पर नहीं जाएगी, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर गैसीय अवस्था तो नहीं है, तरल अवस्था है, तो तरल अवस्था के आगे नहीं जाती, इसलिए इसका छाया क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। और एक किसकी भांति होती है, लाइट वेव की तरह होती है। अगर हम एल वेव की बात करें, ये दोनों से उत्पन्न होती है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो दोनों तरह की होती है। इसका वेग होता है वो सबसे कम होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, इसीलिए इसको विनाशकारी तरंग भी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है, और ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी का इसका चार्ट बनाए एक साथ तीनों का, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, पहले सब कुछ क्लियर करता हूँ। इस तरह से देखने को मिलेगा, मानते हैं ये तरंग है, तरंग की अगर हम फ्रीक्वेंसी बनाए ना तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत कम है। अब एस वेव की इधर जाएंगे ना, थोड़ी सी ऐसे वेवलेंथ ऐसे बढ़ती जाएगी। ओके, अब एल की इधर जाएंगे ना तो इस तरह से बहुत ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कुछ
जो डायग्राम होगा वो बना हुआ दिखाई देगा। ओके, अब एल वेव के बारे में कुछ एक विशेष बात बता देता हूँ। एल वेव में दो तरह की वेव होती है। एक यहाँ पर देख सकते हैं, एक रिले वेव है और एक लब वेव है। ये दोनों वेव एल वेव है, मतलब दोनों ये धरातलीय वेव ही हैं, लेकिन इसको दो नाम दे दिए गए। एक दो नाम कैसे दे दिए गए, अगर पृथ्वी की जो सतह है वहां पर तरंग है वो इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चले, मैं देखिए रेड कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक देखिए छोटा सर्कल बना है। तो इस तरह से अगर वेव गमन करे, ओके, धरातल पर चले और वो एल वेव हो तो उसको रेले वेव बोल देते हैं। रेले वेव क्यों बोल देते हैं भैया, एक रेले वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस वेव की सबसे पहले पहचान की, इसलिए उनके नाम पर इसको रख दिया गया। लब वेव क्या है भैया, लब वेव है एक एकदम समानांतर चलेगी, क्योंकि ऐसे आपको सर्कल के रूप में या फिर दीर्घ वृत्ताकार के मार्ग में नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि क्षैतिज रूप में ये चलेगी। ओके, तो क्षैतिज रूप में चलेगी तो उसे लब वेव बोलते हैं। तो लब वेव और रेले वेव भी क्या है, दोनों धरातलीय वेव है, बस एक क्या है, एक दीर्घ वृत्ताकार के रूप में ऐसे स्थानांतरण कर रही है, इस तरह से परिभ्रमण कर रही है, तो इसलिए हमने उसको रिले वेव बोल दिया। दूसरा लब वेव है। तो लब वेव और रिले वेव भी आ जाए तो आप लोगों को एकदम कंफ्यूज नहीं होना है और एकदम आराम से क्वेश्चन आगे करके चले जाना है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक अभी बहुत कुछ बचा है, आप लोग बने रहिए टॉपिक के साथ। हो गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैंने ये स्टोरी सुनाई इसको ध्यान रखिए, कभी भी इसको मत भूलिएगा। ओके, अगर इस स्टोरी पी फॉर पप्पू, एस फॉर सोनिया अगर याद कर लिया ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं माप के बारे में बताऊंगा, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है, लेकिन इससे पहले ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ओके चलिए, क्या हो गया इसको, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये कल भी जो कल वाला लेक्चर था ना पार्ट नंबर 3, देखिए यहाँ पर पढ़ा भी है। पार्ट नंबर 3 में मैंने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डीप में समझा देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग भूकंप को बहुत अच्छे से समझ गए, इसीलिए आप लोग इसको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया था जो तरंग है ना, तरंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, तरंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी होती है, जब तरंग किसी भी पदार्थ से गुजरती है, जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा ना तो तरंग की गति बढ़ती जाती है। यानी कि यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अभी आप लोग इसको नहीं देखना चाहते तो 10-20 सेकंड का थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग सोचेंगे कि कल वाला मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिविजन करा रहा हूँ, इसके आगे बहुत अभी टॉपिक बचा हुआ है, तो आप लोग बने रहिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 अवस्थाएं ली, देखिए रोड किस तरह है, ठोस अवस्था में, ए किस अवस्था में भैया, ये अर्ध तरल अवस्था में है, ए किस अवस्था में, जो तीसरी वाली है ए है तरल अवस्था, मतलब पूर्णतः तरल अवस्था में। अब देखिए इसकी डेंसिटी ठोस है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अर्ध तरल है इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, तरल है इसकी डेंसिटी और भी ज्यादा कम हो गई होगी, और गैस होता तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाती, लेकिन गैस हमने यहाँ पर लिया नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ से तरंग जब गुजरेगी तो आप देख सकते हैं भैया, आपको कोई रोड पे दौड़ा है तो आप आराम से दौड़ सकते हैं ना, लेकिन आपको कोई कीचड़ में दौड़ा है तो आप लोग ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते ना। इसी तरह आपको कोई पानी पे दौड़ा है तो नहीं दौड़ सकते, आपको तैरना पड़ेगा, आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। इसी तरह तरंग भी होती है, तरंग जब ठोस अवस्था में गुजरती है, मतलब डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी तीव्र गति से होगी, मतलब ठोस में भी अगर इसकी डेंसिटी हम और बढ़ा दें और ज्यादा सॉलिड कर दें इसको, तो तरंग की गति और ज्यादा तेज हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा तरंग की गति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डेंसिटी में कमी आएगी ना, तरंग की गति में भी कमी आएगी। डेंसिटी है, डेंसिटी में कमी आ रही है तो तरंग की गति में भी कमी आ रही है। इसी तरह आपको भी अगर पानी में दौड़ाया जाए तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, आप तैर पाएंगे क्योंकि दौड़ तो पाएंगे नहीं। तो इसी तरह तरंग की भी जो गति होती है तरल अवस्था में कम हो जाती है, क्योंकि तरल अवस्था जो होती है ना उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए गैसीय अवस्था की डेंसिटी सबसे कम होती है। तो गैसीय अवस्था में जो तरंगे होती है वो सबसे कम, मतलब सबसे कम, मतलब उनकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। अब हम पी और एस वेव, दो वेव देख रहे थे ना, तो बात कर लेते हैं। पी वेव है वो, हम मैंने आपको बताया था ठोस से भी गुजरेगा, अर्ध तरल से भी गुजरेगा, पी वेव यहाँ से भी गुजर जाएगा। पी फॉर क्या है, पप्पू, पप्पू क्या है, लड़का, तो लड़का तो रोड पे भी दौड़ जाएगा, ऐसे कीचड़ में घुसेड़ दो तो वो कीचड़ गटर सब में घुस जाएंगे, पानी में कहीं भी कुदा दो वो पानी में कूद जाएंगे। ओके, अगर उन्हें छत से कुदा दो तो वो हवा में भी कूद जाएंगे। ओके, तो इस तरह ध्यान रख सकते हैं। एस वेव की बात करें तो एस वेव, एस फॉर सोनिया, सोनिया किस तरह की है भैया, लड़की है, लड़की हिल्स पहन के एकदम कैट वॉक करते हुए चलती है, तो वो किस पे चलेंगे भैया, इस रोड पे ही तो चल पाएंगे, इस कीचड़ में नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए वो इसके अंदर नहीं जाएंगे।
ओके, पानी में भी वो नहीं जाएंगे क्योंकि भैया कीचड़ भी नहीं है तो पानी में आप क्या जाएंगे। ओके, और इस तरह सिर्फ एसवी पे सिर्फ और सिर्फ वो ठोस अवस्था में चलती है। अगर पदार्थ की हम जो पदार्थ है ना उसकी डेंसिटी जब कम ज्यादा होती है, ओके, तब इसमें दो अवस्थाएं आती है। जब पदार्थ की डेंसिटी बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होती है तब इसमें जो तरंग है ना वो या तो परावर्तित हो जाती है, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, या फिर उसका अपवर्तन हो जाता है। तरंग या फिर परावर्तित कर जाएगी या फिर उसका अपवर्तन हो जाएगा। अब इस ये किस लिए होता है, मैंने आपको बताया था कि तरंग है वो अपनी कर्व अवस्था में चलती है, तो पदार्थ की जो संरचना है और संगठन है वो भी बदल रहा है। तो इससे क्या होती है, तरंगे भैया कई दिशाओं में फैल जाती हैं और इसमें तरंगे वापस लौट जाती हैं। ये किस लिए होता है, तरंगों की दिशा परिवर्तित करता है। यानी कि अगर पदार्थ की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा तीव्र गति से कम ज्यादा होगी, तो पदार्थ जो तरंगे होंगी ना वो अपनी दिशा भी तीव्र गति से बदलेंगे। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डेंसिटी जैसे ही बदलती है ना, जो तरंगे होती है ना उनकी दिशा भी बदल जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर है ये मेंटल, आपको देखने को मिलेगा। क्रस्ट तो बहुत पतला है और क्रस्ट में आपको लोगों को देखने को मिलेगा भूकंपीय तरंग उत्पन्न नहीं होती है। मेंटल के पास में भूकंपीय तरंगे आपको उत्पन्न अधिकांश होंगी। तो यहाँ पर मेंटल से ही दिखाया गया, सरफेस यहाँ पर नहीं दिखाई गया। और ये जो है ना ये दोनों कोर है, लेकिन ये कौन सा है, आउटर कोर है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। ओके, आउटर कोर मैंने आपको बताया था किस अवस्था में, तरल अवस्था में, कल वाली वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। इनर कोर किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। अब देखिए पी तरंग यहाँ से गई थी तो इसकी डेंसिटी यहाँ पर मेंटल के लगभग में एक समान चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो तरल अवस्था में गई ना तो इसकी डेंसिटी अचानक से चेंज हो गई। तो देखिए इनका पथ भी यहाँ पर चेंज हो गया। इसको अगर मैं जूम करके यहाँ पर नहीं दिखा सकता आप लोगों को, क्योंकि जूम करूंगा ना तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं येलो कलर से जो आ रहा है ना, पी तरंग आ रही है ना, इसकी गति देखिए पहले ऐसे एकदम कर्व में चल रही ना आराम से, लेकिन जैसे ही इस अवस्था में ना इनकी गति देखिए एकदम ऐसे हो गई। एकदम मैं रेड कलर से आपको दिखा देता हूँ। तो इनकी दिशा हो गई ना, परिवर्तित हो गई ना। दिशा क्यों परिवर्तित हुई, क्योंकि अचानक से डेंसिटी बढ़ गई। कोर की डेंसिटी आपको मैंने बताया था 11 से लेकर के 13 इसकी डेंसिटी घन सेंटीमीटर होती है, इसीलिए इसकी दिशा अचानक से चेंज होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके आधार पर हमने पृथ्वी का अध्ययन किया। ये कल मैंने आपको बताया भी था। ओके, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं भूकंप की माप, यानी कि हम भूकंप को कैसे मापते हैं। ये नया टॉपिक है, मतलब ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया था, लेकिन इसको मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बताता हूँ। भूकंप की माप है, भूकंप को हम दो तरह से मेजर करते हैं। एक आवर्ती भूकंप की होती है, आवर्ती, आवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको अच्छे से समझिए। दूसरी होती है भूकंप की तीव्रता, जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था ना फ्रीक्वेंसी, पी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फिर एस वेव की होती है, फिर उससे कम एल वेव की होती है। ओके, लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, पी वेव की सबसे कम होती है, फिर एस वेव की थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, मतलब गहनता ज्यादा होती है, फिर उससे आप आगे जाएंगे जैसे एल वेव की सबसे ज्यादा आपको इंटेंसिटी मतलब तीव्रता गहनता देखने को मिलेगी। इसको गहनता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गहनता। तो आप लोग और भी वो क्या होती है वो भी जान लीजिए। अब देखिए आवृत्ति कैसे नापी जाती है, फ्रीक्वेंसी कैसे नापी जाती है। फ्रीक्वेंसी नापी जाती है एक उपकरण के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो ये पूछा जाता है रिएक्टर स्केल पर जो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी मापी जाती है उसका मापक क्या है, तो क्या है उसका मापक रिएक्टर स्केल है। इस पे जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर के 10 तक आपको देखने को मिलेंगे। और एक मशीन होता है जिसका कनेक्शन होता है पृथ्वी से होता है, और इसमें इस तरह की एक मशीन लगी हुई होती है। और देखिए ये मशीन इस तरह से चलती रहती है, तो कंपन होता है ना, तो इस तरह से ये ऐसे ऐसे उस पर लाइन खींचती रहती है। अब कंपन थोड़ा सा पृथ्वी का बढ़ गया तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपन बनाने लगी। अब ये सोचो थोड़ा सा और तेजी से कंपन होने लगा तो ये पेज पे ऐसे ऐसे बनाने लगी। अब जैसे जैसे ये बढ़ता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिएक्टर स्केल है, इस पर एक ऐसे नीब लगी हुई होती है। जितना कंपन होगा, जैसे हल्के हल्के कंपन तो ये हल्के हल्के ऐसे लगी, जैसे कंपन बढ़ेगा तो ऐसे तेजी तेजी बढ़ने लगी। तो जैसे ही एक लिमिट से ऊपर जाती है ना तो पता चल जाता है अब भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है। ये किस पे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर। और ये होता है, ये सटीक होता है, मतलब एक जगह हमेशा हर जगह इतना ही रहेगा। जैसे अगर रिएक्टर स्केल पर 5 पर भूकंप आया तो 5 ही पर होगा, कहीं पर 6 आया तो 6 ही पर होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है ना ये अलग चीज है। इंटेंसिटी कैसे मापी जाती है भैया, इटली के मार्केली पैमाने पर मापी जाती है। और इसमें
जीरो से नहीं बल्कि एक से स्टार्टिंग होते हैं, एक से लेकर के 12 इसमें अंक दिए होते हैं, इन्हीं के बीच में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई उपकरण नहीं होता है, उपकरण से इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी है वो किसी उपकरण से नहीं मापी जाती। तो किससे मापी जाती है भैया, जहां पर भूकंप आता है ना, जहां पर तबाही होती है, वहां पर लोग जाती है, मतलब टीम जाती है, वो सर्वेक्षण करती है और देखती है भैया कि यहाँ पर कितनी तबाही हुई, कितनी जन धन की हानि हुई, उसी के आधार पर ये नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ज्यादा घर टूटे फूटे, कुछ ज्यादा लोगों की 10-20 लोगों की मौत हो गई, तो इसमें जैसे मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि रेटिंग दी जाती है कि 5, ओके। ज्यादा तबाही हुई तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है 6, बहुत ज्यादा तबाही हुई तो यहाँ पर ऐसे 7, 8, 9 इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर हानि देखा जाता है। अब देखिए इस चीज को अच्छे से समझिए, इस चीज को अच्छे से समझिए, वरना आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। रिएक्टर स्केल पे मानते हैं 6 पर भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर 6 पर भूकंप आया। अब ये भूकंप है भैया, ये भारत में भी आ सकता है। अब भारत में, अब देखिए भूकंप है, भारत में आया, दो जगह आया, 6 रिएक्टर स्केल पर 6 पर ही भूकंप आया। एक आया यूएसए में आया, ओके, और एक आया भारत में आया, दूसरा कहाँ आया, भारत में आया, ओके। 6 डिग्री पर आया, ओके, दोनों पर माना जाएगा। 6 पर आया तो 6 पर भारत में भी आया रिएक्टर स्केल पर, यूएसए में 6 पर ही आया, तो दिखाया जाएगा न्यूज़पेपर में, तो दोनों पर 6 पर ही दिखाया। लेकिन इंटेंसिटी दोनों देशों में अलग हो जाएगी, भले ही 6 डिग्री, जो 6 पर रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया हो। अब देखिए इस 6 पर तो आया था, लेकिन यहाँ पर अब जो आप यूएसए में जाएंगे, अब ध्यान से समझिए, दोनों की कितने पर है, 6 पर ही भूकंप आया था, और दूसरा क्या है, भारत है। अब देखिए जो आपको यूएसए में घर देखने को मिलेंगे वो काफी मजबूत होते हैं, वहां पर ये विकसित देश है, एक घर बनाते हैं तो एकदम पिलर पे बनाते हैं, बहुत मजबूती के साथ बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर भूकंप आएगा ना, तो कम जनधन की हानि होगी, तो कम जनधन की हानि होगी, भले ही यहाँ पर 6 बराबर ही उतना ही भूकंप आया जितना भैया इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी का भारत में भी आया, इतनी फ्रीक्वेंसी का यूएसए में आया, लेकिन यहाँ पर हानि कम होगी। हानि कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आधारभूत संरचनाएं वो काफी स्ट्रांग है, वो लोग जब बनाते हैं तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाते हैं। लेकिन भारत में आप देखेंगे भैया झोपड़पट्टी है, बहुत कमजोर घर होते हैं, ज्यादा हम पिलर भी नहीं लगाते, सस्ता से सस्ता हम लोग सोचते हैं कि घर बन के तैयार हो जाए। बहुत से लोग ऐसे खपड़ेल में रहते हैं, छप्पर के अंदर रहते हैं, टीनों के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी 6 डिग्री 6 फ्रीक्वेंसी पर ही भूकंप आया रेक्टर स्केल पर, लेकिन यहाँ पर हानि बढ़ जाएगी, तो हानि बढ़ जाएगी, ओके, हानि बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पर जो मार्केली स्केल होगा ना वो कम होगा, लेकिन मार्केली स्केल यहाँ पर ज्यादा होगा। यहाँ पर मानते हैं 4 होगा तो यहाँ पर 8 होगा, ओके। लेकिन भूकंप दोनों जगह बराबर आया था, दोनों जगह फ्रीक्वेंसी तो बराबरी थी, लेकिन हानि के आधार पर भैया ये बदल जाएगा। इसीलिए अगर भूकंप होता है ना, नॉर्मल भूकंप भी भारत में आ जाता है, तो इससे जन धन की हानि भारत में ज्यादा होती है, लेकिन यूएसए में कम होगी, जापान में कम होगी। जापान में आपको पता है 9-10, अगर रिएक्टर स्केल पर 9-10 फ्रीक्वेंसी का भी अगर भूकंप आ जाता है, तो वहां की जो ऐसी बिल्डिंग है ना वो भूकंप को झेल सकती है। 8 डिग्री, 8 फ्रीक्वेंसी तक का जो भूकंप है, मैं पता नहीं बार बार डिग्री क्यों बोल दे रहा हूँ, बार बार लिखा जा रहा है, ओके, तो इसको इग्नोर करिए। तो 8 पर भी अगर जापान में अगर भूकंप आया ना, तो वहां की बिल्डिंग नहीं गिरेगी, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर अक्सर भूकंप आता रहता है, तो इसीलिए वहां पर जो बिल्डिंग बनाई जाती है तो भैया वो जो अर्थ को भूकंप रोधी बनाई जाती है। भूकंप रोधी इस तरह से बनाई जाती है, उनका एंकल होता है वो एकदम साइंटिफिक होता है, साथ में उनके जो जिस तरह का वो मटेरियल यूज करते हैं वो काफी हाई क्वालिटी का होता है, उसके अंदर जो रॉड्स यूज करते हैं वो काफी ज्यादा उनकी प्रत्यास्थता होती है, मतलब वो जल्दी टूटती नहीं है। तो इसीलिए अगर जापान में 8 फ्रीक्वेंसी का भी भूकंप आया है, तो यहाँ पर जितनी तबाही होगी ना, उतनी हमारे भारत में सिर्फ 4, जो रिक्टर स्केल 4 फ्रीक्वेंसी का भूकंप आने पर होगी, ओके। तो भारत है, भारत में ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा देश किस तरह का है आप लोग जानते हैं, विकासशील देश है, ओके। अब आप ये बता सकते हैं यहाँ पर ये कौन सी वेव है इस तरह से नागिन तरह लहराती हुई जा रही, तो आपको बताना है ये पी वेव है या एस वेव है, तो आपको बताना है, ओके। तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे आप अगर भूकंप आया, आप फंस गए, तो दो कंडीशन हम लेते हैं, एक आप अपने घर में हैं, और दूसरा आप किसी बिल्डिंग में फंस गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें आप फंस गए, कई मंजिल ऊंची है। तो अपने घर में ये तो छोटा सा होगा, आप फट से निकल के भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी। लेकिन आप जब दूसरी वाली कंडीशन में है, एक काफी ऊंची बिल्डिंग में आप
दूसरी तीसरी चौथी पांचवी या फिर बहुत मतलब 10वीं 20वीं मंजिल पर है, ओके, और आप इस तरह से फंस गए। तो पहली वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे ही आपको भूकंप महसूस हो आपको जल्दी से निकल के आना है बाहर ग्राउंड में और देखना है जहां पर कोई भी पोल ना हो, जहां पर पेड़ ना हो, दूर दूर तक कुछ ना हो, वहां पर आकर के आपको खड़े हो जाना है। ओके, तो आप लोग सेफ रहेंगे। ऐसी जगह खड़े ना होइए जहां पर रिवर हो, रिवर के किनारे खड़े होंगे ना तो वहां पर जो जमीन होगी ना वो धंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे मैदान पर रहिए जहां पर एकदम खुला मैदान हो, वहां पर आ जाइए। लेकिन अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर आप लोग फंस गए तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जब इस बिल्डिंग में बहुत एकदम हजारों की संख्या में लोग हो सकते हैं, अब एक साथ जा नहीं सकते, तो आपको किन दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आपको नंबर एक, अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अगर आपके पास समय है तो जल्दी से निकल जाइए। तो निकलते समय आपको नंबर एक, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अगर भूकंप आया तो लिफ्ट का यूज तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भूकंप के समय लिफ्ट बहुत जल्दी फंस जाती है। अगर आप एक बार लिफ्ट में फंस गए ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसी में फंसे फंसे आपके दम घुट जाएगा। और सबसे ज्यादा जो लोगों को सबसे ज्यादा जो राहत दी जाएगी ना, पहले जीने के माध्यम से दी जाएगी, बाद में आपको काट कूट के निकाला जाएगा, तो बहुत समस्या आएगी। ओके, और दूसरा क्या है, आप लोग अगर जीने के थ्रू जाना चाहते हैं, निकल सकते हैं बाहर जल्दी से जल्दी, तो निकल जाइए। अगर नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग फंस गए, तो नंबर एक आप लोग जीने से जाने की कोशिश करिए। नंबर दो, अगर जीने से भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको रूम में ही रुक जाना है। और फिर रूम में रुक करके आपको क्या ध्यान रखना है, रूम में रुक करके आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर एक, ध्यान रखिए, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है जो कांच की वजह से यहाँ पर आपको झूमर दिख रहे हैं। ओके, जो खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां, उनसे दूर रहना है। ऐसी चीजों से दूर रहना है जो जल्दी टूट सकती हैं, क्योंकि कंपन होता है ना, तो पूरी बिल्डिंग एकदम उसमें कंपन होगा, तो कांच की चीजें सबसे पहले टूटती हैं, और कांच टूट के आपको लग सकता है, आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, और जो बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, ये जल्दी गिरती नहीं है भूकंप से, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, काफी स्ट्रांग बनाया जाता है। ओके, तो जो जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, आर्किटेक्ट इस तरह की जो बड़ी बिल्डिंगें होती है वो बनाते हैं, जो भूकंप को अच्छे खासे भूकंप को मतलब 6-7 अगर फ्रीक्वेंसी का अगर भूकंप आया तो अच्छे से वो लोग वो बिल्डिंगे झेल जाएंगे। लेकिन कांच नहीं झेल पाएगा ना, कांच वहां से टूट जाएगा। तो कांच से झूमर होते हैं, पंखे होते हैं, और इस तरह के आपको कांच दिखेंगे, उनसे थोड़ा सा दूर हट जाइए। ओके, आप बाहर नहीं जा पा रहे। और क्या करना है आपको, आपको देखना है, आपको इस तरह का पिलर दिख रहा है ना, इस पिलर के नीचे आकर के आपको खड़े हो जाना है। और ऐसे पिलर के पास नहीं खड़ा होना है जहां पर आपको कांच हो। इधर देखिए, इधर वाला पिलर है, इसमें खड़े होंगे ना तो आपको कांच दिख रहा है, तो इस वाले पे सॉरी, इस वाले पर आपको कांच दिख रहा है, इस वाले पर देखिए इधर उधर कांच नहीं है। तो जहां पर कांच वाच ना हो, उस पिलर के पास में खड़े हो जाइए। पिलर के पास में खड़े होने से अगर ये बिल्डिंग कभी गिर भी गई बाई चांस, पहली बात तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जगह यही होगी, जहां पर भी पिलर हो, दीवार हो, वहां पर आप खड़े हो जाइए। अगर ये बाई चांस गिर भी गई ना, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी बचने की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैं आपको पिक दिखाता हूँ कि मानते हैं अगर ये बिल्डिंग गिर भी गई, मानते हैं, और आप पिलर के पास में पकड़े हुए खड़े हैं, तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिलर की वजह से ये बच्चा था, 2 दिन तक जिंदा रहा था, तो ये आराम से बच गया था। ओके, अगर ये पिलर के पास में नहीं होता तो दब के मर जाता। या फिर आप पिलर के पास में होंगे ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना काफी स्ट्रांग होता है, तो अपने पास एक तो मलबा नहीं आने देगा, आपको रोक लेगा। अगर आप फंस भी जाएंगे ना, तो आराम से बहुत सारा गैप होगा जहां से आप आराम से ऑक्सीजन ले सकते हैं। और राहत जब तक नहीं आ जाती, तो आप यहाँ पर सेफ रह सकते हैं कुछ घंटों तक, तो आपके बचने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका मौका निकलता है तो सबसे पहले आपको निकल के बाहर भागना है खुले मैदान में। अगर नहीं निकल पाते तो आप लिफ्ट से नहीं जाना है, जीने से जाने की कोशिश करना है। अगर बिल्कुल नहीं जा पाते तो आपको अपने जो भी रूम है वहां पर ही रहना है। तो वहां पर आपको रहने पर क्या चीजों का ध्यान रखना है, जो यहाँ पर कांच वाँच है उनसे दूर रहना है, कांच वाँच से दूर रहना है। और साथ में जो स्ट्रॉन्ग आपको आधारभूत संरचना दिख रही है, जैसे कोई पिलर हो गया, ओके, पिलर के पास में आ जाना है। या फिर आपको ऐसे जीना होता है ना, तो जीने के नीचे आपको आ जाना है, जो स्ट्रांग हो जीना, ऐसा नहीं बहुत कमजोर हो उसके नीचे आ गए तो आप तो और जल्दी मर जाएंगे। ओके, तो आपको स्ट्रांग वाली चीज है उसके नीचे आ जाना, तो आप आराम से बच सकते हैं। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और भूकंप से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप जब भी जैसे घर बनवाते हैं ना, भविष्य में आपका परिवार, कोई भी परिवार का सदस्य घर बनवाता है, आपके दोस्त लोग घर बनवाते हैं, तो उनको हमेशा सजेस्ट करिए कि कोई भी घर बनता है ना, तो उसको बनने में लगभग में, अभी वर्तमान में लगभग में 10 लाख का खर्चा आ जाता है। सबसे घटिया से घटिया घर बनवाएंगे ना, क्योंकि ईट बीट है वो लगभग में 10-12 रुपए की हो गई है। ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब कोई भी 10 लाख रुपए इस मकान में लगा रहा है और कम से कम 8-10 लाख की वो जमीन खरीद रहा है, लगभग में 15-20 लाख रुपए लग जा रहे हैं।
और वो क्या करते हैं ना भैया, सिर्फ 20-25 हजार की कंजूसी कर लेते हैं। वो किसी आर्किटेक्ट होता है ना उसके पास नहीं जाते हैं और एक ब्लूप्रिंट नहीं बनवाते हैं, जिससे क्या होता है वो 10 लाख रुपए भी लगा दिए और वो क्या एक नॉर्मल मिस्त्री बुला के लेके आते हैं, घर बनवाते हैं, घर बन जाता है, भूकंप आता है वो ढह जाता है। भले ही वो देखिए केवल सीमेंट लगाने से मजबूती नहीं आती। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये वाली इमारत देखिए तिरछी है, अब ये तिरछी है फिर भी ये रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और इसे इस एंगल में खड़ा किया कि एक अपनी संतुलन की अवस्था में आ गई। ये देखिए आपको यहाँ पर ताजमहल देखने को मिलेगा, ताजमहल के पास में आपको 4 पोल देखने को मिलेंगे। इस 4 पोल की विशेषता है ना, ये चारों पोल एक दूसरे की ओर झुके हुए। ये झुके हुए क्यों है? क्योंकि ये अपनी संतुलन की अवस्था प्राप्त किए हुए हैं। तो एक सही डायरेक्शन का भी देखिए, जब घर बनवाते हैं तो उसमें सरिया सीमेंट ही मजबूत नहीं होना चाहिए, इसके साथ में एक सही डायरेक्शन भी होना चाहिए, उसका सही एंगल होना चाहिए। सही एंगल होने पर ही घर में मजबूती आती है। और सही एंगल आपको कौन बता पाएगा? एक आर्किटेक्ट होते हैं जो मतलब घर का नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो आकर के सर्वेक्षण करते हैं फिर बनाते हैं। तो सिर्फ 10 लाख रुपए आप घर बनवा रहे हैं तो 20 हजार रुपए का एक ब्लूप्रिंट नहीं बनवा सकते। देखिए 10 हजार में भी ब्लूप्रिंट बन जाता है, 5 हजार में भी बन जाता है। आप 10-15 हजार रुपए का ब्लूप्रिंट नहीं बनवा सकते जब आप 10 लाख किसी चीज में लगा सकते हैं। आपकी सेफ्टी की बात है, आपकी फैमिली की सेफ्टी की बात है, आपके बच्चों की सेफ्टी की बात है। तो आप लोग हमेशा सजेस्ट करिए कि एक आर्किटेक्ट के पास जाए, वहां पर 10-20 हजार रुपए लेगा, वो एक अच्छा आपको मैप बना के देगा, अच्छा एंगल बना के देगा। इसीलिए हमारे वर्तमान प्राचीन काल में भी वास्तुकला का उपयोग किया जाता है। वास्तुकला का मतलब ये नहीं था ये वस्तु यहाँ पर रखनी, ये वस्तु यहाँ पर रखनी। वास्तुकला का मतलब यही था कि क्या चीज कहाँ पर होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही एंगल में होनी चाहिए। सही एंगल में आने पर ही कोई चीज होती है ना वो संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेती है और वो चीज ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो सरिया सीमेंट से मकान केवल स्ट्रांग नहीं होता है। आप यहाँ पर ये बनारस का देख सकते हैं, ये देखिए मंदिर है ना, ये तिरछा है लेकिन फिर भी आज तक रुका हुआ है। कैसे? आप इस ताजमहल को देख सकते हैं, इसके पोल है ना झुके हुए हैं। क्यों झुके हुए? क्योंकि ये संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ये बिल्डिंग आपको तिरछी दिख रही है लेकिन ये इसीलिए तिरछी बनाएगी जिससे ये संतुलन की अवस्था प्राप्त कर सके। यहाँ पर आपको ये मस्जिद दिख रही है, ये भी थोड़ा सा झुका हुआ बनाएंगे, मतलब सही एंगल में बनाने पर ये इमारतें हैं एक अपनी संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली है इन लोगों ने और ये ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ओके, इस तरह से आप एफिल टावर या फिर किसी का भी नक्शा देखेंगे ना, वो एकदम सीधा नहीं होगा, ऐसे एकदम पोल की तरह नहीं होगा, वो ऐसे एकदम ऐसे बनाया जाता है जिससे क्या होता है ना वो एक सही एंगल में आ सके। सही एंगल पे आने पर ही मजबूती होती है। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप लोग इस चीजों से बचना चाहते हैं। अब मैं देखिए ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपको हमको क्यों बता रहे हैं, आप चाहते हैं क्या हम लोग भूकंप में फंस जाए। देखिए आप लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं? हेलमेट क्या इसलिए लगाते हैं आज आपका एक्सीडेंट होने वाला, बल्कि इसलिए लगाते हैं ना, आपकी जैसे आप घर से बाहर जाते होंगे तो मम्मी जी बोलती हैं बेटा हेलमेट लगा लो। क्या मम्मी आपकी ये चाहती है कि आज आपका एक्सीडेंट होगा? वो नहीं चाहती, बल्कि वो चाह रही हैं कि आप सेफ रहें। इसलिए तो इसीलिए आपको भूकंप से कैसे बचना है ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अब कभी भी आप भूकंप में नहीं फंसे। लेकिन इस नॉलेज को आप अपने बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, हो सकता है वो कभी फंस जाए। ओके, या फिर वो भी इसको किसी और को शेयर करें, हो सकता है वो बंदा कभी फंस जाए और वो अपनी जन धन, देखिए धन की तो हानि को नहीं रोका जा सकता लेकिन जन की हानि को तो इससे रोका जा सकता है। धन की हानि को भी कई हद तक रोका जा सकता है। अगर घर के बनाने के समय हम इन चीजों का ध्यान रखें तो हम धन की जो हमारी अधिक हानि होगी ना उसको भी हम रोक सकते हैं। ओके, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आप समाज को जागरूक कर सके। अगर आप एक ऑफिसर बनते हैं तो अगर आप हिमालय क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, तो आप उन लोगों के लिए जागरूक कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप ही फंसे। ओके, आप उन लोगों को बता सकते हैं कि कैसे बच सकते हैं, आप बिल्डिंग में फंस गए तो कैसे बच सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। घर बनाते समय वो अपनी झोपड़ी बना रहे हैं तो उनमें आप बता सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल यूज करो, हल्का मटेरियल यूज करो, यहाँ पर एक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। ओके, अभी हम लोग देखिए भूकंप खत्म नहीं हुआ, भूकंप भी बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहूंगा तो अब मैं आपको भूकंप पेटी के बारे में बताऊंगा कि वहां भी हम भूकंप को दोबारा से रिवाइज करेंगे। ओके, तो भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, गहरे भूकंप क्या होते हैं, उथले भूकंप क्या होते हैं, किससे ज्यादा नुकसान होता है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी भूकंप का मैंने एक बेसिक नॉलेज आपको दिया है। अब भूकंप की हम लोग बात करते हैं कारण पर। भैया भूकंप के कारण क्या होते हैं? तो भूकंप के प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हो सकते हैं। जैसे कि विस्फोट, हम किसी बम का विस्फोट कर देते हैं ना तो इससे शॉक वेव उत्पन्न होती है और शॉक वेव क्या करती है कि आसपास के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न कर देती है। वो कंपन भी क्या है, एक भूकंप के समान ही है ना,
आपने देखा होगा कि पहले जो बड़ी बड़ी चक्कियां होती थी वो चलती थी, अगर आपके घर के पास में भी कोई चक्की होगी, जब वो चलती होगी तो पूरा घर एकदम ऐसे मतलब कंपन करता है। हमारे घर के पीछे भी चक्की थी ना, पूरा घर ऐसे ऐसे हिला देती थी। इसीलिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, जो चक्कियां होती हैं ना, उन्हें आप जो जहां पर लोग रहते हैं ना वहां पर आप नहीं लगा सकते, बल्कि उससे थोड़ा दूर लगाया जाता है। अगर वहां पर लोग रहने लगते हैं, लोगों के घर हो जाते हैं ना, तो प्रशासन आकर के उस चक्की को या फिर उस मिल को हटा करके दूसरी जगह लगाने के लिए कहता है, वरना आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसको सीज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो चलती है ना तो उससे भी तो कंपन होता है ना। इसी तरह आप देखते हैं ट्रक जब एकदम ऐसे ट्रेन गुजरती है, तो अगर आपका रेल के ट्रैक के पास में घर होगा तो एकदम हिल जाता होगा। तो वो भी क्या है, एक तरह से हल्का सा भूकंप है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट होता है। देखिए बांध होता है, जब बांध बनाया जाता है ना तब भी क्या होता है कि भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर बांध बनाने के कारण भूकंप आया है। ओके, भूस्खलन बहुत सारी मात्रा में जो मलबा होता है वो एकदम आ जाए, जिससे क्या होगा भैया, पृथ्वी कंपन करने लगी, इस कारण भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। प्लेट विवर्तन की मतलब चट्टाने होती हैं, जब वो खिसकती हैं, जैसे अभिसरण करती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, इनके द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, मतलब शॉक वेव की उत्पत्ति होती है। वो शॉक वेव जब भ्रमण करती है, मतलब संचरण करती है, तो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसी तरह ज्वालामुखी जब फटती है, तो जब फटती है ना तो बहुत बड़ा एकदम ऐसे विस्फोट होता है, विस्फोट होता है तो एकदम पूरी धरती होती है वो हिल जाती है, उससे भी भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये बहुत से कारण होते हैं, मानवीय प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रभाव। प्रभाव देखिए, इससे मैंने आपको बताया था जन धन दोनों की हानि होती है भैया, घर आधारभूत संरचना होती है वो नष्ट हो जाती है। कई लोग होते हैं वो भी अपनी जान गंवा देते हैं, या फिर वो लोग चोट खा जाते हैं काफी काफी। ओके, आधारभूत संरचना है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब घर तबाह हो जाते हैं, पुल पुल टूट जाते हैं, रोड बोर्ड में क्रैक पड़ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। साथ में भूस्खलन हो जाता है, जहां पर भूकंप बड़ा भूकंप आ जाता है, तो हो सकता है कहीं पर जो भूमि है वो कोलैप्स कर जाए, कहीं पर बहुत सारा मलबा आ जाए। ओके, तो भूकंप से भूस्खलन की समस्या भी होती है। सुनामी भी उत्पन्न हो सकती है, अगर समुद्र के सतह के समीप अगर भूकंप आया है तो उससे सुनामी भी उत्पन्न हो जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से इस सुनामी भी उत्पन्न हो जाती है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, शायद इसमें अब कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉक्स देखेंगे, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए आज का लेक्चर काफ़ी लंबा था, लेकिन आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो आप इसी तरह मैं आपको सब कुछ पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग ज्योग्राफी की जगह पॉलिटी देखना चाहते हैं, वो भी मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ। तो ज्योग्राफी की जगह आपको पॉलिटी बाई आरजे सर लिखना होगा, तो आपको एक पॉलिटी की सीरीज मिल जाएगी। इसी तरह पॉलिटी की जगह अगर आप लोग इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स बाई आरजे सर लिखना होगा, तो आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज मिल जाएगी। इसी तरह मैं स्टोरी के फॉर्म में, जैसे आज मैंने स्टोरी सुनाई ना, सभी लेक्चर में मैं स्टोरी सुनाता हूँ, इसी स्टोरी के फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ओके, तो काफी मजा आता है आप लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। अभी हमारा चैनल नया है तो आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है और लोगों को शेयर भी करना है, जिससे सभी को ये नॉलेज मिल पाए। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ये महत्वपूर्ण सोचना है। आज बुधवार है, आज ही से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, हमारे चैनल पे जाइए। मैंने उस पर लिखा है हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। ओके, तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है, वो आप लोग जाकर के देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको टेस्ट में अपियर होना है, और मार्कशीट और जो प्रोग्रेस चार्ट है वो कैसे बनाना है। तो बहुत कुछ मैंने बताया, जाकर के सभी लोग देख लीजिए और उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।